हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। और हमारे चैनल का नाम है एस लर्निंग विद शिवम सर। इस चैनल पर आपको सभी एकेडमिक्स एंड कंपटीशन लेवल की स्टडी के मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर बनाने की, कि आपको किससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से आपको नॉलेज वो प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो आपके लिए बेनिफिट होगी, देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो आया कहाँ से? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है टू नो दी पास्ट। ये एक यूनानी शब्द है, इसी से जो वर्ड है वो बना है हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री जो वर्ड है वो सबसे पहले आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो होती कहाँ से है? तो वो है एक ग्रीक पर्सन। ग्रीक पर्सन एक यूनानी पर्सन है जिसका नाम था हीरोडोटस। हीरोडोटस। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स कुछ लिखे, जैसे ग्रेको ग्रेको पर्शियन वॉर, मतलब ग्रीक और पर्शिया के बीच में जो वॉर हुई उसके रिकॉर्ड्स, और कुछ एंशियंट सिविलाइजेशन थी उसके बारे में इन्होंने बखूबी एक अच्छे ढंग से हमें एक्सप्लेन किया। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ इनको बोला गया, हीरोडोटस को बोला गया फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया, इसलिए हमने इनको बोला फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, बुक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। जो भी सिविलाइजेशन और ग्रेको पर्शियन वॉर था उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया था, जिसका नाम है हिस्टोरिका। इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री के साथ में हमें ये भी तो पता होना चाहिए हिस्ट्री हम पढ़ते कहाँ से हैं। कहाँ से हमें पता लगा कि ये हिस्ट्री है हमारी? यहाँ से ये सोर्सेस मिले हैं जिससे हमें पता लगा ये हमारी हिस्ट्री है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो वो हमें पता लगता है कहाँ से? सोर्सेस से। ये हमारे कुछ सोर्सेस हैं जहाँ से हमको पता लगता है कि हिस्ट्री कैसी रही होगी। इनको बोलते हैं स्रोत। दो प्रकार के हमारे सोर्सेस हैं। कौन से? एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें आते हैं इंस्क्रिप्शंस। जैसे अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, अशोका ने, तो ये हमारे जो प्राचीन से प्राचीनतम जो इंस्क्रिप्शंस है वो अशोका के इंस्क्रिप्शंस माने गए हैं। मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज, कॉइन्स, फॉसिल्स, एक्सेट्रा। ये हैं क्या? ये हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे अशोका ने लिखवाए इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कोई पुराना मंदिर है जैसे चंडेल्स ने बनवाए थे, बुंदेलखंड में मंदिर बनवाए थे। कौन से? स्टैच्यूज, कॉइन्स, फॉसिल्स। ये सब हमारे क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ये आते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो दूसरे प्रकार के सोर्सेस हैं, वो हमारे हैं लिटरेरी सोर्सेस।
अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और उसी के सापेक्ष में बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस को साहित्यिक स्रोत। ऐसे सोर्स जो लिखे गए हैं, कि ऐसे सोर्स जो रिटन फॉर्म में है। और रिटन फॉर्म में क्या है, जैसे कि रिलीजियस, अगर हम एक की बात करें तो क्या है, सबसे पहले बात करें तो क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, जैसे हमारी महाभारत हो गई, हमारी महाभारत हो गई, और जो मुग़ल्स आए थे उसमें अगर देखेंगे तो बाबरनामा। ऐसे ही और भी हैं जो लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं। सॉरी, बाबरनामा रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं आएगा, सॉरी। महाभारत, भगवत गीता, ये रिलीजियस टेक्स्ट। साउथ में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगी संगम लिटरेचर। रिलीजियस, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कुछ होते हैं, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट जिसमें हम कह सकते हैं कि कालिदास की मेघदूतम, कालिदास की बुक मेघदूतम, शकुंतलम ना। इसी के साथ विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र, पंचतंत्र। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। इसी के साथ में थर्ड प्रकार के जो आते हैं वो हमारे आते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। फॉरेनर ट्रैवलर्स का मतलब जो भी हमारे हिस्ट्री में, जो भी हमारे कंट्री में पास्ट में जो भी फॉरेनर आए, फॉरेनर किसी यात्रा के पर्पज से आए या फिर रिलीजन को पाने के लिए आए। जैसे बुद्धिज़्म की स्टडी करने के लिए आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग। कौन आए थे? ह्वेनसांग। ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। इन्होंने कुछ टेक्स्ट दिए थे, वहाँ से हमें कुछ हिस्ट्री का पता लगा। और ऐसे ही और भी ट्रैवलर्स थे जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारे बारे में लिखा है, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी के साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम दो तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं। क्या? एक तो हिस्ट्री और पास्ट। क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं? इफ़ द बोथ थिंग्स आर सेम देन वाई डोंट वी कॉल हिस्ट्री एंड पास्ट सेम थिंग फॉर द बोथ। जो भी हम हिस्ट्री और पास्ट का यूज़ करते हैं, तो हम हिस्ट्री की जगह पास्ट क्यों नहीं बोल लेते और पास्ट की जगह पे हिस्ट्री क्यों नहीं बोल लेते? उसका रीज़न है। क्या रीज़न है? जैसे हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। तो जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस पास्ट के इवेंट्स, जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स जो होते हैं वो सभी को हम पास्ट बोलते हैं। जब कल तक जो हमारे साथ जो भी हुआ, हमारे आसपास जो भी हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। लेकिन क्या उसका रिकॉर्ड है कहीं? आप बोलोगे नहीं है। इसीलिए हम उसको हिस्ट्री नहीं बोलते। हिस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसके हमारे पास क्या है? रिकॉर्ड्स हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस।
इन दोनों को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, क्या बनती है हमारी हिस्ट्री बनती है। इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनती है, हिस्ट्री बनती है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से और लिटरेरी सोर्सेज से हमको ये पता लगता है कि हमारे पास्ट में कौन सा इवेंट कब हुआ होगा, उसके टाइम का पता लगता है, उसके टाइम का पता लगता है। उसके साथ साथ वो किस टाइप का इवेंट रहा होगा, उस टाइम पर लोग क्या हुआ होंगे, उस टाइम पर क्या चीज़ें घटित हुआ होंगी जिससे हमारी ये हिस्ट्री बन रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, इनसे बनकर इन दोनों से मिलकर हमारी बनती है हिस्ट्री। पास्ट, जो कल तक हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, वो सारी क्या हैं, पास्ट हैं। लेकिन उन सब के रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वो पास्ट रह गए, हिस्ट्री नहीं बन पाए। इसी के साथ साथ जो हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, जो भी स्टडी होती है हिस्ट्री के ऊपर, उसका एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ASI। ये वो डिपार्टमेंट है जो इंडिया की हिस्ट्री एंड इंडिया में जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके स्टडी के बारे में बताते हैं, और हमारी हिस्ट्री को और ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा हिस्ट्री में जानने की कोशिश करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। इसके साथ साथ जो हिस्ट्री है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए, हिस्ट्री को और अच्छे से जानने के लिए उसको डिवाइड करते हैं, ताकि हम उसके और बढ़िया तरीके से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ अपने इंडिया की हिस्ट्री जो है जिस तरीके से डिवाइड की गई है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री जो हमारी है, इंडियन हिस्ट्री, जहाँ से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है जैसे, और ये आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा अभी तक आप जो भी स्टडी की है। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री जिसको मध्यकालीन भारत बोलते हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री, इतिहास बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम आएंगे तो आएंगे क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास। एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इन 3 पार्ट्स में जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड हमारी कंज्यूम करती है, वो करती है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो पार्ट्स क्या हैं, सबसे पहले हमारा आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड अगर हम देखेंगे तो ये आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। देन अच्छा, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम क्या बोलते हैं,
प्रागैतिहासिक काल, इसको मैं लिख देता हूँ, प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ना इसमें अगर हम देखेंगे कुछ प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, इन पार्ट्स में प्री हिस्टोरिक को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इन 3 पार्ट्स में भी प्री हिस्टोरिक पार्ट हमारा बहुत लंबा है, बहुत टाइम तक चला, इसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत बाकी हिस्टोरिक पीरियड से ज़्यादा है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अच्छा, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, इन तीनों में अंतर क्या है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो मिले हैं, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज कोई नहीं मिलता। लिटरेरी सोर्सेज हमको प्राप्त यहाँ से नहीं होते, लिटरेरी सोर्सेस हमको यहाँ से प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम के लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए थे, उतना डेवलप नहीं कर पाए थे कि वो अपनी लर्निंग कर सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो इसका मतलब सीधा ही है कि वो कैसे थे, अनपढ़ थे। उन्होंने अपनी कोई लिपि नहीं बनाई, किसी भी प्रकार का कोई भी लिटरेचर, किसी भी प्रकार की कोई भी लिखाई नहीं की। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से इस चीज़ से क्या थे, अनजान थे। इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एब्सोल्युटली मिलेंगे, जानते हैं। इसके साथ साथ लिटरेरी सोर्सेस भी मिलते हैं, बट लेकिन डिफरेंस क्या है, लिटरेरी सोर्सेस यहाँ पे डेसिफर नहीं किए जा सकते हैं, किए नहीं जा चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डेसिफर नहीं कर पाए हैं। डेसिफर ना करने का मतलब क्या है, जो इनकी लैंग्वेज थी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उनकी जो लैंग्वेज थी, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उसको पढ़ने के सक्षम अभी हम खुद को नहीं कर पाए हैं, डेसिफर। देन आता है हिस्टोरिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस हमको मिलते हैं, और इसके साथ साथ प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में सिर्फ इतना अंतर है कि लिटरेरी सोर्सेस यहाँ भी थे, लिटरेरी सोर्सेस यहाँ भी हैं, बट लिटरेरी सोर्सेस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम स्टडी नहीं कर पाए, हम डेसिफर नहीं कर पाए, बट यहाँ पे हम डेसिफर कर पाए हैं, मतलब उसको डिकोड कर पाए हैं। जो लैंग्वेज थी हिस्टोरिक पीरियड में उसको हम डिकोड कर पाए हैं, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसको डेसिफर कर चुके हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे इनकी जो लैंग्वेज थी वो हम पढ़ चुके हैं। और जो पहले जो थे जिन्होंने इस लिपि को पढ़ा था, जैसे अशोक की इंस्क्रिप्शन से,
जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को हम पढ़ पाए हैं। तो ये सबसे पहले जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे वो किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप पहला वो व्यक्ति था जिसने डेसिफर जिसने तो जेम्स प्रिंसेप ने हिस्टोरिक पीरियड का जो लिटरेरी सोर्सेज थे उसको पढ़ने में सबसे पहले ये काम किया, जिसने, क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद आते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम कुछ प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको बोला गया है फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं स्टोन एज। किसको? स्टोन एज। इसको बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन का मतलब, और यहाँ बोलते हैं हम कॉपर एज। इसको बोलते हैं कॉपर एज। स्टोन एज, स्टोन एज को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पाषाण। स्टोन का मतलब होता है पाषाण। पाषाण युग। पाषाण युग। स्टोन एज, पाषाण युग। और कॉपर को हम बोल सकते हैं क्या? ताम्र। ताम्र युग। ताम्र युग। कॉपर एज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक। किसको? इसको बोलते हैं चालकोलिथिक। चालकोलिथिक का मतलब क्या है? चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक का मतलब है वो समय जब ह्यूमंस ने कॉपर के साथ साथ कॉपर को यूज़ किया स्टोन्स के साथ। कॉपर को यूज़ किया स्टोन के साथ। किसको? अपने टूल्स को बनाने में। अपने टूल्स को बनाने में। तो इसी युग को क्या बोला गया? चालकोलिथिक पीरियड बोला गया, या फिर हम उसको उसी को क्या बोल सकते हैं? कॉपर एज बोल सकते हैं। देन इसमें स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया है। फर्दर डिवाइड किस में किया है? अगर सबसे पहले अगर हम पढ़ना चाहें तो वो होगा पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, इसको बोलते हैं पुरा पाषाण। इसको बोलते हैं पुरा पाषाण। पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। देन आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण। मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग। मैसो ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में मैसो को जो मीनिंग होता है वो होता है मिडिल, मतलब मध्य। इसीलिए इसको बोला गया मैसोलिथिक पीरियड। देन नियोलिथिक। देन नियोलिथिक। नियो से ही समझ सकते हैं, नियो क्या होगा? न्यू लिथिक पीरियड। तो ये हो गया हमारा नवपाषाण। नवपाषाण मतलब बाकी जो पाषाण युग थे उनमें सबसे नया जो था वो नवपाषाण युग कहलाया। नवपाषाण युग कहलाया। इसमें डिफरेंस क्या है? ये हमने पार्ट्स में डिवाइड किए, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो लोग थे वो थे हंटर गैदरर। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। इसमें जो लोग थे वो थे हंटर गैदरर। हंटर गैदरर का मतलब क्या है? यहाँ पे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे कि एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर पाएँ। तो वो जानवर जो होते थे उनको मारते थे और मार कर खाते थे। गैदरर जो भी जानवर होते थे उनको मारकर खाते थे। जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है फिर भी तो जीवन जीना है ना।
अगर जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम के जानवर हुआ करते थे, जो भी एनिमल्स हुआ करते थे, उनकी हंटिंग किया करते थे, इसलिए उनको कहलाया हंटर। तो ऐसा नहीं है कि वो हंटिंग करके ही करके अपना फूड कंजम्पशन करते थे, ऐसा नहीं है। जो भी उनको एनिमल्स जिसको मार सकते थे उसको मारते थे। अगर कोई डेड एनिमल भी मिल गया तो उसको भी वो अपना भोजन बनाते थे, उसको फूड की तरह यूज़ करते थे। गैदरर, तो जो भी फूड है उसको एक बार में करके, एक बार में मार के, या फिर कोई भी एनिमल है उसको एक बार में मार के फूड एक बार कंज्यूम कर लिया, फिर दोबारा भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं जैसे ही भूख लगी तो हम गए और हमने स्ट्राइक किया और वो हो गया, मतलब जानवर मिल गया, जो भी फूड है वो मिल गया, ऐसा होगा नहीं। इसलिए उसको क्या करते थे, गैदर, मतलब इकट्ठा भी करते थे। और इसके साथ साथ जो भी उस टाइम पे जो भी नॉलेज थी उनको, उसके हिसाब से जो भी उन्होंने फल वगैरह, जो भी फ्रूट्स या फिर जो भी वेजिटेबल थे उनको जो खाना सीखा था उसको भी वो इकट्ठा किया करते थे। इसी के लिए इसको बोला गया है पैलियोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वेंशन किया। किसका इन्वेंशन किया? इन्वेंशन हो गया मेसोलिथिक पीरियड में फायर का। फायर का इन्वेंशन कैसे? हमने देखा हंटिंग गैदरर, तो किसी भी एनिमल को मारने के लिए आपको हथियार चाहिए, और हथियार उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं हथियार बना लें, तो पत्थर का यूज़ करते थे, स्टोन्स का यूज़ करते थे, इसीलिए बोला गया है इसको स्टोन एज। तो स्टोन्स का यूज़ करते थे। तो स्टोन जब और ज़्यादा उन्होंने उसको शार्प करने की कोशिश की, शार्प करेंगे तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारेंगे, तो जब वो जो प्रक्रिया जो प्रोसेस कर रहे थे उसमें क्या हुआ, एकदम से चिंगारी निकली, फायर निकली। तो यहाँ से उनको नॉलेज हुई किसकी? फायर की। तो मेसोलिथिक पीरियड को हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें क्या हुआ होगा, फायर का इन्वेंशन हुआ होगा। नियोलिथिक पीरियड में इन्होंने स्टोन्स को और ज़्यादा शार्प कर लिया, स्टोन्स को टूल बनाने के लिए और ज़्यादा शार्प कर लिया। इसके साथ साथ इन्होंने इन्वेंशन किया, इन्वेंट किया क्या किया इन्वेंट किया व्हील का इन्वेंशन किया। व्हील मतलब पहिया। तो इतने यहाँ तक हमने क्या देखा कि हिस्ट्री जो है किस तरीके से डिवाइड हुई है, किस तरीके से हिस्ट्री चली है, उसमें क्या क्या सोर्सेस चाहिए होते हैं, उसको समझने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ तक हमने उस चीज़ को समझा। अब अगर इस चीज़ को डिवाइड किया है, अगर हमने इनको डिवाइड किया तो अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ कि सोर्सेज तो मिल गए, पर हमको पता कैसे लगा कि ये सोर्सेज कब कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कार्बन डेटिंग होती है। एक कार्बन डेटिंग जो होती है, कार्बन डेटिंग ये क्या है, एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। इस मेथड में हम देखते हैं कि कोई भी मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कोई भी जैविक पदार्थ है, तो उस जैविक पदार्थ की रेडियो एक्टिव कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन 14 उसका क्या है? रेडियो एक्टिव कार्बन 14 से हमको पता लगता है कि वो उसका पीरियड क्या रहा होगा, उसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, वो कितने साल पुराना है। जब ये पता लग जाता है कितना साल पुराना है, मतलब आज हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग कितने साल पुराना वो जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, उसके हिसाब से बताते हैं कि हम इस एज में वो चीज़ जो है एग्जिस्ट करती होगी, उस चीज़ में ये इस एज में मिलता होगा, ऐसा हुआ होगा। ये कार्बन डेटिंग से हम पता लगाते हैं। और कार्बन डेटिंग क्या है? एक मेथड है जिससे हम टाइम पीरियड का पता लगाते हैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल का। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, हम हिस्ट्री में हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया, हिस्ट्री आया कहाँ से है, हमने उसको समझा कहाँ से है, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन इसके साथ साथ हमें टाइम पीरियड भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से किस पर, टाइम पीरियड पर, टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम्स पर डिपेंड करती है। तो टाइम आया कहाँ से, अगर हम देखें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा जो यूज़ होता है हमारे देश में, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो किसी पर्टिकुलर ईयर से स्टार्ट होता है। कहाँ से, पर्टिकुलर ईयर से। तो उसको हमने बोला है ज़ीरो ईयर। क्या बोला है, ज़ीरो ईयर। ये ज़ीरो ईयर क्या है, ज़ीरो ईयर है जहाँ पे ज्यूस का बर्थ होता है, ज्यूस का बर्थ होता है, उसको हमने बोला है ज़ीरो ईयर। अगर हम ज़ीरो ईयर से एवब जाएंगे तो हमारे कहलाएंगे वो एडी, उस टाइम पीरियड को हमने बोला एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। इसके साथ साथ हम इसको कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, इसके साथ साथ हम इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। कॉमन एरा मतलब सीई या फिर बीसीई, कॉमन एरा, कॉमन एरा, कॉमन एरा। अगर हम जीरो ईयर से पहले जाते हैं, अगर हम ज्यूस के बर्थडे से पहले जाते हैं, बर्थ से पहले जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बीसी। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर, बिफोर क्राइस्ट, सॉरी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अगर हम इसको बी सी ई लिख देते हैं, अगर हम इसको बी सी ई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर, बिफोर कॉमन, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। इसको हमने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट माना। किसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या है वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ज़ीरो ईयर। और ज़ीरो ईयर कौन सा, कहाँ पे माना गया है, जहाँ से जन्म होता है किसका, ज्यूस का, जहाँ से जन्म होता है ज्यूस का। अगर हम इससे पहले, जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी है, जो हमने नंबर लाइन पढ़ी है मैथ्स के अंदर, तो उसमें जीरो होता है। जीरो से अगर हम एवब जाते हैं तो आते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम देख रहे होंगे इसमें कि हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन ज़ीरो से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ज़ीरो से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे नंबर्स का इंक्रीजमेंट लेफ़्ट की तरफ होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो हम देख रहे हैं पहले तो ये किसका डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब घटते हुए क्रम में। फोर से थ्री हुआ, थ्री से टू, टू से वन, फिर ज़ीरो आया, ज़ीरो से फिर वन, टू, थ्री, फोर। ये क्या है, ये हमारी नंबर लाइन से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये मैथ के अंदर होता है। सेम थिंग होती है हमारी कहाँ पे, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो ईयर्स को हम जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम मेज़र करते हैं ईयर्स को, तो वो भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। किसका, सपोज करो अशोक, अशोक का जन्म हुआ 273 BC, और आज हम जिस जगह पर हैं वो है 2023। तो 2023 से पहले क्या हुआ होगा, 2021 आया होगा, 22 आया होगा, उससे पहले 21 आया होगा, फिर 2000 भी आया होगा, फिर उससे पहले 1000 भी आया होगा, है ना, 500, है ना, और फिर ज़ीरो। ज़ीरो से अगर हम एवब चलेंगे तो यहाँ पे 100 आया होगा, 100 से एवब जाएंगे तो 200 आया होगा, और पीछे जाएंगे तो 250 आया होगा, 250 से और पीछे जाएंगे तो आगे आया होगा 273। अगर हम आज के टाइम से पीरियड इसको कंपेयर करें, आज के टाइम से अगर कंपेयर करें तो टोटल ईयर्स कितना हो गए, इसको ऐड करने के लिए सिंपली करेंगे 273 प्लस 2023। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2296। मतलब आज से 2296 ईयर्स बिफोर कौन आया होगा, अशोक आया होगा। कौन आया होगा, द ग्रेट अशोक।
द ग्रेट अशोक। तो आई होप आप लोगों ने ये सब समझा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है। अगर कहीं भी कमी रह गई हो तो मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।